हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है? तो देखिए, हाल ही में यूक्रेन ने यूरोपीय संसद के पास एक प्रस्ताव भेजा था यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए। तो हाल ही में यूरोपीय संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध के दौरान जो है यूक्रेन ने रुचि दिखाया है यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए। यूरोपीय संसद ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब जो है यूरोपीय संसद में वोट कराए जाएंगे। अधिक वोट अगर इसके पक्ष में मिलते हैं, यूक्रेन के पक्ष में, तो ये यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश बन जाएगा। यूरोपीय संघ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है। अगर यूक्रेन भी सदस्य बन जाता है तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाएगी 28। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। सदस्य देश 27 हैं। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन। यूरोपीय संघ संसद की हाल ही में नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिचेल। यूक्रेन की बात करें तो सबसे पहले इसका मैप देखिए। मैप को ध्यान से देखिएगा क्योंकि युद्ध के दौरान यूक्रेन काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, जो कि यूक्रेन से छूता है, और इसी के बाजू में है सी ऑफ एजो यानी अजो सागर। यूक्रेन कितने देशों से अपनी सीमा शेयर करता है? तो देखिए, ये देश हैं मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रूस। तो कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यूक्रेन जो है 7 देशों से अपनी सीमा शेयर करता है। इसमें रूस जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है कब्जा जमा लिया है युद्ध के दौरान। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है। यूक्रेन की एक प्रसिद्ध नदी है, इसका नाम है निप्रो। याद रखिएगा, निप्रो नदी किस देश में बहती है? यूक्रेन में। और यूक्रेन में ही चेरनोबिल नामक एक शहर है। 1986 में, आप सभी को पता होगा, 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, कई हजार लोग मारे गए थे। तो इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है चेरनोबिल आपदा। तो चेरनोबिल जो शहर है ये यूक्रेन में ही है। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वोलोडोमिर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शम्याल। यहाँ की संसद का नाम है वेरखोना राडा और करेंसी का नाम है हिरिवनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व महान स्पिनर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वेस्ट इंडीज के काफ़ी मशहूर स्पिनर थे सोनी रामदीन। इनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इनके नाम एक रिकॉर्ड है। 1957 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में उन्होंने कुल 129 ओवर डाले थे, यानी कुल अकेले इन्होंने गेंद फेंके थे 774। और इस तरह से एक टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने का विश्व रिकॉर्ड जो है आज भी सोनी रामदीन के नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनी रामदीन कहाँ के पूर्व क्रिकेटर थे? वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज जो है कोई कंट्री नहीं है, बल्कि जो अमेरिका के पास कैरेबियाई सी है, कैरेबियाई समुद्र है, उसमें छोटे छोटे आइलैंडों का जो समूह है उसे ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज के थे सोनी रामदीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो भारत पे, जो कि भारत की मशहूर फिनटेक कंपनी है, इसके सह संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अशनीर ग्रोवर। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत पे की स्थापना 20 मार्च 2018 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नखरानी। इसमें अशनीर ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया है। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत पे के सीईओ हैं सुहेल समीर। नेक्स्ट, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने हैं मयंक अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। 10 टीमें हैं आईपीएल की, पहले 8 हुआ करती थी। 2 नई टीमें बनी हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। किस टीम का कप्तान कौन है उसे याद रखिए। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली ये टीम है मुंबई इंडियंस। 5 बार इसने अब तक खिताब जीता है।
कोलकाता नाइट राइडर्स के हाल ही में कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर, याद रखिए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं MS धोनी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं ऋषभ पंत। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं संजू सैमसन। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं केन विलियमसन। ये दो नई टीमें बनी हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। और इसके कप्तान कौन बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात टाइटंस के कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं KL राहुल। और पंजाब किंग्स के हाल ही में कौन कप्तान बने हैं, मयंक अग्रवाल। और जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं, इसके कप्तान हुआ करते थे विराट कोहली, उन्हें पद से हटा दिया गया है। और अगला कप्तान कौन होगा, अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। देखिए IPL की बात करें तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL की शुरुआत की गई थी 2008 में, ठीक है। सबसे अधिक बार IPL जीता है मुंबई इंडियंस ने 5 बार। पिछली बार का IPL किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग्स ने। पिछली बार का जो IPL था वो 14वां संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। और इस साल जो IPL का आयोजन किया जाएगा ये IPL का 15वां संस्करण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे योगी के नाम सुनते ही ये मत समझ जाइएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आधारित है। ये जो है एक अलग तरह की पुस्तक है, द मिलेनियल योगी। इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। दीपम चटर्जी जो हैं ये भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन रहे हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, द मिलेनियल योगी। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। द फाउंडर्स के लेखक हैं जिम्मी सोनी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। रतन एन टाटा, जो रतन टाटा की बायोग्राफी है, इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका हैं किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर हैं। तो ये सारी पुस्तकें हाल ही फिलहाल में लॉन्च ही हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये शब्द काफ़ी सुर्खियों में रहा है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। अब ये स्विफ्ट है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। आप भारत के निवासी हैं और भारत में ही किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यही होता है स्विफ्ट। और हाल ही में स्विफ्ट जो है ये रूस में काम करना बंद कर दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर स्विफ्ट से रूस को काट दिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अब रूस कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा जहां पर स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से 2014 में स्विफ्ट सर्विस बंद कर दिया गया था ईरान के लिए। अब जो है रूस के लिए भी ये सर्विस बंद कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। स्विफ्ट की स्थापना की गई थी 3 मई 1973 को। इसका मुख्यालय ला हुल्पे बेल्जियम में है, यानी बेल्जियम के ला हुल्पे में है। स्विफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन हैं यावर शाह। CEO हैं जेवियर पेरेज तासो। अगला क्वेश्चन है, आवारा जानवरों के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस कहां पर लॉन्च किया गया है। तो आवारा जानवरों के लिए, जो भी इधर उधर फिरते रहते हैं जानवर, उनके लिए पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु, अगर जगह का नाम पूछेगा तो चेन्नई। तो मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हैं डॉक्टर अनीता सुमंत। इन्होंने इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस सेवा को ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन है 4PAW के सहयोग से शुरू किया है, ठीक है। तो आवारा जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू किया गया है, चेन्नई में। अभी इसी तरह से जो भी पहली बार घटनाएं हुई हैं हाल ही फिलहाल में, यहाँ से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में स्थापित की गई है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया है।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? उंगलिल ओरुवन एक पुस्तक है और ये इंग्लिश में पुस्तक है वन अमॉन्ग यू। ये MK स्टालिन की आत्मकथा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है, MK स्टालिन जो है ये वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। पिनारई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं MK स्टालिन की यह आत्मकथा है और MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस यानी सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? तो हर साल 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च 2022 को सिविल लेखा दिवस के 46वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसके लिए 2 मार्च को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। तो याद रखिए 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिटीजन अकाउंट्स सर्विस संघ खातों का विभागीकरण कार्मिक का स्थानांतरण अधिनियम 1976 के तहत जो है ये सेवा 1 मार्च 1976 को लागू हुई थी। इसलिए हर साल नागरिक लेखा दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। तो ICAS यानी इंडियन सिटीजन अकाउंट्स सर्विस ये भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में मदद करता है, जैसे भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन, सरकार व्यापी लेखांकन और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा करता है ICAS। तो हर साल 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए इन्हें भी याद रखिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है और 2022 का थीम है रिमूव लॉज डैट हार्म क्रिएट लॉज डैट एम्पावर। और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के लिए मेजबान देश कौन है? तो देखिए इस साल 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा वियतनाम में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये 2021 का संस्करण होगा। 2021 में इसका आयोजन किया जाना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। अब 2022 में इस साल दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 31वें संस्करण का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। कब से कब तक? तो 12 मई से 23 मई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा वियतनाम की राजधानी हनोई में। इस बार का जो ये खेल आयोजित किया जाएगा उसका शुभंकर यानी मस्कट याद रखिए। इसका मस्कट है साओ ला और इसका मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। इसी तरह से जो भी आगामी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं, किस खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा इसे याद रखना है। ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ICC पुरुष विश्व कप 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप इस साल आयोजित किया जाएगा कतर में। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा चीन में, चीन के हांगझोउ झेजियांग में। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इस साल किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। वहीं अगली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में इटली के मिलानो कोर्टिना में किया जाएगा। ठीक है, इस बार 2020 का समर ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ। वहीं इस बार का विंटर ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग में हुआ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस चार्जिंग स्टेशन को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड ने शुरू किया है। ठीक है, इसी तरह से 2 और फैक्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में। वहीं भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम को ही गुड़गांव भी कहा जाता है। भविष्यो रक्षति रक्षित निम्न में से किस निकाय का नया आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया गया है?
तो भविष्यो रक्षति रक्षित ये हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का नया मोट्टो बना है। मोट्टो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो भविष्यो रक्षति रक्षित जो है ये एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य बना है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं प्रियंक कानूनगो। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसने हाल ही में स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च किया है? तो ये हैं स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च किया है। किस लिए? महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए। रेखा शर्मा जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। वहीं स्मृति ईरानी जो हैं ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 6वें इफ्को इमका अवार्ड्स 2022 में कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड किसे मिला? ऋषि जायसवाल को। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन है? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पूजा जत्यान। प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। निम्न में से किस कंपनी को 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के कितने शिक्षकों को हाल ही में राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 49 टीचर्स को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नवीनीकृत यानी एक नया ई चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के नए निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। एडिडास ने किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनिका बत्रा को। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, अलकानंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? इसका सही उत्तर था धौली गंगा। धौली गंगा नदी और अलकानंदा नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग शहर। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? तो देखिए, लोनार झील जो है ये कश्मीर में नहीं है। बाकी के अन्य झील डल झील, वुलर झील और गडसर झील ये सारे कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।